तो हमारा आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। यानी कि इस टॉपिक में हम जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं जिन्हें हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव कहते हैं, उनसे होने वाले रिफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर दो लेंसेज बना दिए हैं। ये जो लेंस आप देख रहे हैं जो बीच में से मोटा है और दोनों तरफ से पतला है, दोनों साइड से पतला और बीच में से मोटा, इस लेंस को क्या कहते हैं? हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और जो लेंस बीच में से पतला होता है और दोनों साइड से मोटा होता है उसे क्या कहते हैं? कॉनकेव कहते हैं। तो ये तो इनकी पहचान करने का तरीका हो गया। एक बार बोर्ड के पेपर में सवाल पूछा गया था इसके बारे में कि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई है और आप ये कैसे पता लगाएंगे कि आपके हाथ में जो लेंस रखा गया है वो कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव है। तो हम कैसे पता लगाएंगे? हम ना उसको छू कर पता लगाएंगे। अगर हमें लगा कि बीच में से वो लेंस मोटा है तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है? कॉन्वेक्स है। और अगर हमें लगा छू कर कि वो लेंस बीच में से पतला है तो हम समझ जाएंगे कि वो लेंस क्या है? कॉनकेव है। तो छू कर पता लगाया जा सकता है बिना देखे। अगर लेंस बीच में से मोटा होगा तो कॉन्वेक्स है और बीच में से पतला होगा तो कॉनकेव है। अब ये देखते हैं कि जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो इस लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहाँ से जाती हैं, और इसी तरह से उसमें भी देखेंगे। चलिए खैर, तो इस डायग्राम की मदद से हम आसानी से समझ सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज को क्या करता है? एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है और उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कहा जाएगा। और इसके फोकस दोनों तरफ होते हैं। इधर जो फोकस है उसे F1 कहते हैं, दूसरी तरफ जो फोकस है उसे F2 कहते हैं। क्योंकि आप ध्यान से देखिए ज़रा, ये वाला जो फोकस है ये इस वाली जो स्फीयर है उसकी वजह से बना होगा, ऐसे दूसरी तरफ का फोकस दूसरी तरफ जो स्फीयर होगी उससे बना होगा। और क्योंकि ये जो लेंस होते हैं ये दो अलग अलग स्फीयर के पार्ट होते हैं, तो जो उन्हें स्फीयर के सेंटर्स होते हैं उन्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर कहने के बजाय रिप्रेजेंट किया जाता है 2F2 और 2F1 से। जैसे मिरर में हम इनको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे, लेकिन यहाँ पर हम उनको क्या कहेंगे? 2F1 और 2F2। तो जैसे ये जो लेंस आप देख रहे हैं ये एक बड़ी सी स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे क्या कहा जाएगा? 2F2। ऐसे ही दूसरी तरफ वाला जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है ये एक दूसरी स्फीयर का पार्ट हो, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे क्या कहेंगे? 2F1। तो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस के दो फोकस होते हैं और दो ही क्या होते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन उन्हें C से रिप्रेजेंट करने के बजाय 2F1 से और 2F2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से कॉनकेव लेंस के अंदर भी दो फोकस होते हैं और दो ही क्या होते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, लेकिन उनको रिप्रेजेंट किया जाता है 2F1 और 2F2 से। हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि क्योंकि इसने लाइट रेज को क्या करा है? कन्वर्ज करा है, इसलिए इसका नाम कॉन्वेक्स होने के साथ साथ कन्वर्जिंग लेंस भी होगा। इसी तरह से ये वाला जो लेंस है ये लाइट रेज को क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है, इसीलिए कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम बन जाता है डाइवर्जिंग लेंस। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ये कन्वर्जिंग लेंस होता है और वो क्या होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस कहने के बजाय कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस भी कह दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसे कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लाइट रेज को क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है, और वो लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए उसका नाम है डाइवर्जिंग लेंस। तो ये जो लाइट रेज इसने डाइवर्ज की हैं, अगर हम इनको पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये जाकर फोकस पर मिल जाती हैं। चलिए खैर, अब हम ये समझ लेते हैं कि लेंसेज के अंदर इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है रे डायग्राम की मदद से। तो जैसा हमने मिरर के अंदर पढ़ा था ना, करीब करीब वैसा ही लेंसेज के अंदर भी होता है। देखिए ज़रा, कॉन्वेक्स लेंस में जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, रिफ्रैक्शन के बाद वो लाइट रे कहाँ से जाएगी? फोकस 2 से चली जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी ये लेंस उसको क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा। लेकिन अगर आप उसको पेंसिल से पीछे की तरफ मिलाएंगे तो वो जाकर उसके फोकस 1 पर मिल जाएगी। तो आसान भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो पास कहाँ से होगी? फोकस से होगी। यहाँ पर अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन पीछे की तरफ मिलाने पर वो फोकस पे जाके मिल जाएगी। अब ये जो सेकंड वाला केस है ना, ये फर्स्ट वाले का उल्टा ही है। इसमें ये क्या है कि अगर लाइट रे फोकस से आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। इसमें अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ डायरेक्टेड होती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो भी क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी।
तो अगर कोई लाइट रे फोकस से आती है तो वो कैसे जाती है, पैरेलल जाती है। इसमें क्या बोलेंगे कि अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ आती हुई दिखती है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तीसरे वाले में क्या है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ऐसे यहाँ पर अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इट पास स्ट्रेट। ये बिल्कुल जैसा मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता था, ऐसा ही लेंसेज में कहाँ पर होता है, ऑप्टिकल सेंटर पर। तो ये 3 तरह के रे डायग्राम हैं जिनकी मदद से हम लेंसेज से होने वाले इमेज फॉर्मेशन को ईजीली समझ सकते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अगर कोई लाइट रे पैरेलल आएगी तो वो फोकस से जाएगी। इसमें अगर कोई लाइट रे पैरेलल आएगी तो डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन लगेगा वो कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। और अगर कोई लाइट रे फोकस से आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर कोई लाइट रे फोकस की तरफ आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो भी क्या हो जाएगी, पैरेलल। और ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली लाइट रे बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। तो अब इन रे डायग्राम को आसानी से समझने के बाद हम कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस से होने वाले इमेज फॉर्मेशन को भी इजीली समझ सकते हैं। तो बड़े ध्यान से कॉन्वेक्स लेंस से होने वाले इमेज फॉर्मेशन को पहले समझेंगे। देखिए ज़रा, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट रेज़ हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सारी की सारी एक ही पॉइंट से पास हो जाएंगी। तो लाइट रेज़ आफ्टर रिफ्रैक्शन जहाँ पर मिलती हैं उसी पॉइंट पर क्या बनती है, इमेज बनती है। यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बनने वाली है। लेकिन यहाँ पर हमें इमेज कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इमेज बहुत ही ज़्यादा छोटी है, पॉइंट के जैसी है, इसलिए हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। एक और बात, जब लाइट रेज़ रियल में मिलती हैं तो जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, रियल होता है। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। इमेज की पोजीशन कहाँ पर है, फोकस पर है। इमेज का साइज़ कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज़, बहुत ही ज़्यादा छोटा और पॉइंट के जैसा। और इमेज का नेचर कैसा है, क्योंकि लाइट रेज़ रियल में एक दूसरे से मिल रही हैं, इसलिए इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये फर्स्ट वाला रे डायग्राम है जिसको हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। 4 चीज़ों को क्लियर करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन, इमेज का साइज़ और इमेज का नेचर। तो इन चारों को हमारी बुक में यहाँ पे टेबुलेट किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो इन्फिनिटी पर है, इमेज की पोजीशन कहाँ पर है, F2 पर है। देखो अभी हमने देखा था ना, F2 पर इमेज बन रही थी, ये देखो F2 पर आ रही है इमेज। इसके अलावा साइज़ कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज़। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है और कैसा है, पॉइंट के जैसा है। और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। आप ये नोटिस करेंगे कि जब भी इमेज रियल होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, लेकिन जब वर्चुअल होती है तो कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो ये टेबल याद करने को मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं कहूँगा कि तुम इस टेबल को याद कर लो, तुम्हें तो रे डायग्राम की प्रैक्टिस करनी होगी। सारे रे डायग्राम बना बना के देखने होंगे। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से स्टार्ट करोगे और धीरे 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 लेंस के पास लेकर आओगे। अब ऑब्जेक्ट अगले केस में इन्फिनिटी से थोड़ा आगे रखा जाएगा, इस पोजीशन को कहा जाएगा बियॉन्ड 2f1। ऑब्जेक्ट काफ़ी पास आ गया है लेंस के। अब तो ध्यान से देखिएगा, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जा रही है, फोकस 2 से जा रही है। और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है वो बिल्कुल सीधी निकल जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, उसमें कोई डायरेक्शन चेंज, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 2 रे को देख रहे हैं, एक तो पैरेलल आ रही है तो फोकस 2 से जा रही है, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है और बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधी निकल रही है। तो ये दोनों रे रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगी वहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो तो बियॉन्ड 2f1 है, इमेज की पोजीशन है F2 और 2f2 के बीच में, साफ नज़र आ रही होगी आपको। और क्योंकि लाइट रेज एक दूसरे से रियल में मिल रही हैं, इसलिए इस केस में इमेज कैसी होगी, रियल होगी। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है और आपको दिख भी रही होगी उल्टी बनती हुई। अब बारी आती है साइज़ की। अभी भी इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ के कंपैरिजन में क्या होगा, छोटा होगा। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, बियॉन्ड 2f1 है। इमेज की पोजीशन कहाँ पर आ रही है, F2 और 2f2 के बीच में आ रही है। एक बार फिर से देखिए, इमेज की पोजीशन F2 और 2f2 के बीच में आ रही है। साइज़ कैसा है इमेज का, छोटा है, डिमिनिश्ड है।
और नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि लाइट रेज एक दूसरे से रियल में मिल रही है। अब आता है तीसरा केस। ये जो तीसरा केस है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे की बुक है ना उसने लिख भी रखा है इम्पोर्टेंट। तो इसमें देखिए क्या है कि देखो पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, फिर वो बियॉन्ड 2f1 आ गया, अब ऑब्जेक्ट बिल्कुल 2f1 के ऊपर आ चुका है। तो जब ऑब्जेक्ट 2f1 के ऊपर आएगा तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, 2f2 के ऊपर बनेगी। और ये केस स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों क्या रहती हैं, सेम रहती है। तो आपसे एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें कि उसकी सेम साइज़ की इमेज मिले। तो कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को 2f1 पर रखेंगे, तभी हमें उसकी सेम साइज़ की इमेज मिलेगी। और रेज़ का वही हो रहा है, जो रे पैरेलल आएगी रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन सीधी निकल जाएगी। जहाँ पे दोनों मिलेंगी वहीं पर क्या होगा, इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, 2f1 पर। इमेज की पोजीशन कहाँ पर है, 2f2 पर। इमेज का साइज़ कैसा है, ऑब्जेक्ट के इक्वल, यानी कि सेम साइज़। और इमेज का नेचर कैसा है, क्योंकि लाइट रेज रियल में मिल रही हैं इसलिए इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो इन तीन केस में हमने देखा कि यहाँ पर इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट से छोटा था, यहाँ भी छोटा था, और यहाँ पर इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ के क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट 2f1 से आगे बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर आएगा बीच में, तो इमेज का साइज़ अब बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट की अगली पोजीशन आएगी 2f1 और f1 के बीच में, यानी कि इस जगह पर। और आप देख भी सकते हैं कि 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट आ चुका है। तो अब इमेज क्या हो गई है, ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई है। इमेज कहाँ चली गई है, बियॉन्ड 2f2 चली गई है। तो ये वाला जो केस है ये ऊपर वाले का क्या है, उल्टा है बिल्कुल। ऑब्जेक्ट जब 2f1 था तो इमेज थी इन दोनों के बीच में, अब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में है तो इमेज कहाँ चली गई है, 2f2 के बियॉन्ड में, यानी कि उसके पीछे चली गई है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट 2f1 से आगे बढ़ता है उसकी इमेज बड़ी होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अभी भी लाइट रेज रियल में मिल रही हैं, इसलिए इमेज का नेचर अभी भी कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, 2f1 और f1 के बीच में। इमेज की पोजीशन है बियॉन्ड 2f2। इमेज का साइज़ कैसा है, एनलार्ज है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और इमेज का नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ऑब्जेक्ट आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पर आ चुका है, फोकस के ऊपर आ चुका है। तो देखिए पैरेलल लाइट रे आ रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से चली गई, फोकस से चली। और मैं रिफ्रैक्शन कह रहा हूँ, रिफ्लेक्शन नहीं कह रहा। और जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है वो भी सीधी चली गई। दोनों लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हो चुकी हैं, यानी कि ये आगे जाके कभी नहीं मिलेंगी, और अगर कभी मिली तो जाके इन्फिनिटी पर मिलेंगी। इसलिए हम इस केस में कहते हैं कि इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, जाकर इन्फिनिटी पर। ये जो कॉन्वेक्स लेंस का केस हम देख रहे हैं, ये कॉनकेव मिरर के उस केस के जैसा ही है जब कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता था। एक बार देखिए उसको, ये देखिए ज़रा, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता था तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हो जाती थी, तो हम कहते थे कि इमेज कहाँ पे जाके बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो अगर आपको कॉनकेव मिरर के केसेस याद हैं तो कॉन्वेक्स लेंस के केसेस आपको ईजिली याद हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर होगा, इमेज कहाँ पर होगी, इन्फिनिटी पर होगी, और ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ी होगी, और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि अगर रेज कभी मिली एक दूसरे से तो रियल में जाके मिलेंगी। एक और इम्पोर्टेंट केस, छठा और आखिरी केस कॉन्वेक्स लेंस का। अब ऑब्जेक्ट बहुत ही पास आ चुका है, इस पोजीशन को कहेंगे f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो देखो पैरेलल आने वाली लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से चली गई, और जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है वो भी सीधी निकल गई। आगे इन रेज के बीच का डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, इसलिए आगे की तरफ ये रेज एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। लेकिन जब हम पीछे की तरफ इनको मिलाएंगे, पेंसिल से मिलाएंगे, तो पीछे जाके यहाँ पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जब लाइट रेज मिल रही हैं तो वो रियल में नहीं मिल रही हैं, इसलिए जो इमेज यहाँ पर बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है। और अभी भी इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऑब्जेक्ट जब काफ़ी पास होगा कॉन्वेक्स लेंस के, तो वो ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाएगा, बिल्कुल सीधी बनाएगा, लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। तो ये कॉन्वेक्स लेंस के सारे केसेस कंप्लीट हो चुके हैं। इनमें से ये वाला और ये वाला, ये दोनों केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जब ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर होगा 2f1 पर, तो इमेज 2f2 पर होगी, सेम साइज़ की होगी।
और कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज कब बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट उसके काफ़ी पास होगा। तो इन सभी केसेस को अच्छी तरह से याद रखिएगा और इनको बना बना के इनकी प्रैक्टिस करिएगा। अब आते हैं कॉनकेव लेंस के केसेस। ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पर रखा होगा, उससे पैरेलल आने वाली लाइट रेज को ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग लेंस है। लेकिन जब हम उन्हें पीछे की तरफ मिलाएंगे पेंसिल से तो F1 पे जाके मिल जाएंगी। इसका मतलब इमेज कहाँ पर बनेगी, F1 पर। और क्योंकि रियल में इमेज नहीं मिल रही है, इसलिए रियल में लाइट रेज नहीं मिल रही हैं, इसलिए जो इमेज यहाँ पर बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और वर्चुअल इमेज जो है हमेशा इरेक्ट होती है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी, इमेज की पोजीशन एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि लाइट रेज एक दूसरे से रियल में नहीं मिल रही। अब इन्फिनिटी के अलावा आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे इसके सामने तो क्या होगा, देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट रे पैरेलल आई, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो गई, पीछे को मिलाए तो जाके फोकस पे मिल गई। एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है। आप ये भी नोटिस कर रहे होंगे इसमें दो तरह की लाइट रे आ रही हैं, या तो पैरेलल या फिर ऑप्टिकल सेंटर से। तीसरी कोई लाइट रे यहाँ पे दिखाई नहीं जा रही है। तो अब ये जो लाइट रेज हैं वो यहाँ पर रियल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम इसको पीछे की तरफ पेंसिल से मिलाने की कोशिश करेंगे। तो इस जगह पर दोनों लाइट रेज एक दूसरे से रियल में नहीं मिल रही हैं, इसलिए अभी भी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो कॉनकेव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, वो इमेज कैसी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, और ये लेंस हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनाएगा, याद रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस लेंस का इस्तेमाल डिक्शनरी पढ़ने में नहीं कर सकते, क्योंकि डिक्शनरी में छोटे छोटे लेटर होते हैं, आपको उन्हें बड़ा देखना होता है। और ये लेंस हमेशा छोटी इमेज बनाएगा, तो इसलिए डिक्शनरी में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये था लेंसेज से होने वाला इमेज फॉर्मेशन। कौन लेंस किस तरीके से इमेज बनाएगा ये हमने अच्छी तरह समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो लेंसेज से होने वाला जो साइन कन्वेंशन है, तो उसके बारे में आपको नए सिरे से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि फॉर लेंसेज वी फॉलो साइन कन्वेंशन सिमिलर टू वन यूज्ड फॉर द स्फेरिकल मिरर्स। मतलब जो मिरर में साइन कन्वेंशन यूज़ किए थे वही लेंसेज के अंदर भी यूज़ होंगे। तो मिरर में हमने क्या क्या पढ़ा था, जैसे यू के बारे में पढ़ा था, यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो यहाँ भी यू ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। वी कंडीशन पर डिपेंड करेगा। देखो ज़रा, अगर कॉनकेव लेंस है तो उसका जो वी है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये हमेशा लेफ़्ट में बनाता है इमेज। और अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। कॉन्वेक्स में क्या है कि देखो यहाँ पर इमेज राइट साइड में बन रही है, तो यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगी, इधर भी पॉजिटिव रहेगी, इधर भी पॉजिटिव रहेगी, इधर भी पॉजिटिव। इस वाले केस में भी राइट साइड में इमेज बन रही है तो इधर भी पॉजिटिव रहेगी। लेकिन ये आखिरी जो केस है इसमें इमेज बन रही है लेफ़्ट में, तो ये इस केस में इमेज की जो दूरी होगी लेंस से वो कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो वी जो है कॉन्वेक्स लेंस में कंडीशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन कॉनकेव में हमेशा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉनकेव हमेशा लेफ़्ट साइड में इमेज बनाता है। इसके बाद आता है लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। इसमें भी कोई ख़ास बदलाव नहीं होगा। जैसे मिरर में मिरर फार्मूला ऐसे होता था 1/f = 1/v + 1/u। तो यहाँ पे क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u। तो वहाँ पे प्लस लगता था, यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। बस इतना सा डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। मैग्नीफिकेशन के बारे में भी कुछ दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेम डेफिनेशन रहेगी मैग्नीफिकेशन की जैसी हमने मिरर में पढ़ी थी। सेम देखिए यहाँ पे लिखा है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो होता है मैग्नीफिकेशन, वहाँ भी हमने यही पढ़ा था। बस ये वाला फार्मूला चेंज होगा। मिरर में मैग्नीफिकेशन का फार्मूला -v/u होता है। मिरर में मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है -v/u, लेकिन लेंसेज में होता है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला +v/u। तो वहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर याद नहीं रखे तो आपके जो न्यूमेरिकल होंगे इससे रिलेटेड वो गलत हो सकते हैं। इसके बाद हमारे सामने है एग्जाम्पल नंबर 10.3। तो इसको देखते हैं करके, क्योंकि इस तरह के जो सवाल हैं एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए खैर, तो ये एग्जाम्पल 10.3 है। पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। और कॉनकेव लेंस, तो पहला ही शब्द ध्यान देने लायक है कि लेंस जो है वो कौन सा है, कॉनकेव है। कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर।
कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कॉनकेव लेंस है या मिरर है, दोनों की ही फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से कितनी दूर होगा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी निकालनी है, और ऑब्जेक्ट की दूरी क्या होती है, u होती है। और हम ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो मिरर से डिस्टेंस होती है वो हमेशा कैसी आती है, नेगेटिव आती है। और लेंस से हो चाहे मिरर से हो, दोनों से ही नेगेटिव आती है। मैंने खाली मिरर बोला था, लेंस से भी उसकी डिस्टेंस नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब ये जो u है ना, इसको नेगेटिव आना पड़ेगा 100%। आगे लिखता है सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो इमेज जो बन रही है ना, वो लेंस से कितनी दूर बन रही है, 10 सेंटीमीटर। अब देखो ये लेंस है कॉनकेव, और कॉनकेव लेंस में इमेज जो बनती है ना, हमेशा लेफ़्ट साइड में बनती है। यहाँ पे लेंस है तो इमेज इधर बनती है लेफ़्ट साइड में, जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही इमेज बनाता है कॉनकेव लेंस। और लेफ़्ट में अगर इमेज बनेगी तो इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। एक बार देख लो, ये देखिए ज़रा, कॉनकेव लेंस के दो केसेस हैं, दोनों में इमेज जो बन रही है वो किधर बन रही है, लेफ़्ट की साइड बन रही है। जहाँ ऑब्जेक्ट होता है उधर ही इमेज बनाता है कॉनकेव लेंस। तो इमेज की जो डिस्टेंस होगी ना लेंस से, वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि लेफ़्ट में नेगेटिव होता है और राइट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम इन चीज़ों को सही से लिख देते हैं ना, इनका साइन वगैरह सब कुछ ठीक लिख देते हैं, फिर हमारी गलती की कोई चांस नहीं रह जाता है। तो हमसे पूछा गया है ऑल्सो फाइंड, सॉरी, एक तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछी है, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन भी हमें निकालना है। तो शुरू करते हैं। u निकालने के लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे किसका, लेंस फार्मूला का। सबसे पहले हम लेंस फार्मूला लगाएंगे। तो 1/f की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस का 15, 1/v की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 10, माइनस 1/u। u हमें फाइंड करना है और पता है कि नेगेटिव आएगा। 1/-15, ये जो माइनस का 1/10 है ना, इसको इधर ले जाएंगे, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, और वहाँ पे रह जाएगा माइनस का 1/u। वैसे तो आपकी मर्ज़ी, आप किसी को भी इधर उधर कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन अपने हिसाब से ही करनी चाहिए। अभी हम यहाँ पर 15 का और 10 का एलसीएम लेंगे, जो कि 30 आ जाएगा। तो अभी हमने एलसीएम ले लिया है, -2 + 3 ऊपर आ चुके हैं। अब 3 में से 2 जाके क्या बचेगा, 1/30 इज इक्वल टू माइनस का 1/u। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, u वहाँ पे 30 वहाँ पे, तो u इज इक्वल टू आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो पता चल गया कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा इन फ्रंट ऑफ द लेंस। हमें कैसे पता चल रहा है कि इन फ्रंट, इधर की साइड होता है इन फ्रंट, ये लेंस है तो उसके सामने ही है। हमें कैसे पता चला फ्रंट में रखेंगे या बिहाइंड में, इस माइनस से पता चलता है। माइनस होता है लेफ्ट में, प्लस होता है राइट में, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो u निकल चुका है, यहाँ पे लिख देते हैं। u निकलने के बाद हमसे मैग्नीफिकेशन के बारे में और पूछा गया है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है लेंस के केसेस में प्लस का v/u। मिरर में ये फार्मूला -v/u होता है, और लेंस में क्या होता है, प्लस का v/u। तो v हमने कितना निकाला है, सॉरी v तो पहले से ही दे रखा है, माइनस का 10, और u हमने कितना निकाला है, माइनस का 30। तो मैग्नीफिकेशन निकल कर आ जाएगा कितना, 1/3। तो जो मैग्नीफिकेशन निकल कर आया ना, ये कैसा निकल कर आया, पॉजिटिव निकल कर आया। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होता है तो इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और 1/3 का मतलब है कि इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ का क्या होगा, 1/3 होगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। आप चाहें तो इसे आगे डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इमेज इज़ वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इमेज बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट क्योंकि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, और इमेज का जो साइज़ होगा वो 1/3 होगा साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट का, क्योंकि मैग्नीफिकेशन निकल कर आया 1/3। अगर मैग्नीफिकेशन निकल कर 2 आता है तो इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ का डबल होता। अगर मैग्नीफिकेशन 3 आता तो इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ का ट्रिपल होता। और अगर मैग्नीफिकेशन 1 आता तो इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ होता इक्वल। तो इस तरीके से ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो एग्जाम्पल 10.3 के जैसा ही एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है। पहले ध्यान से देखते हैं क्या क्या दे रखा है। अ 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, एक 2 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट है। अब बहुत से बच्चे जैसे ही देखते हैं ना ऑब्जेक्ट है, वो समझ जाते हैं कि ये u है, जबकि उन्हें ये देखना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट की क्या है, लंबाई है।
तो ऑब्जेक्ट की लंबाई को कभी भी यू नहीं लिखते हैं, ऑब्जेक्ट की लंबाई को क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं, जो कि हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, देखो लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स है, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, लेंस हो चाहे मिरर हो, फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अगर कॉन्वेक्स लेंस है चाहे कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे नहीं रखी है शायद, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, नहीं दे रखी है, मैं गलत कह रहा था। ऑब्जेक्ट की जो लेंस से डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, और यू के आगे माइनस लगाना मत भूलना कभी भी। तो ऑब्जेक्ट की दूरी भी हमें दे रखी है। फाइंड द नेचर, नेचर निकालना है, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। अब अगर इमेज की पोजीशन निकालनी है तो तुम अच्छे तरह से जानते हो कि क्या निकालना है, वी निकालना है, और नेचर और साइज़ के लिए काम करेगा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। तो अब अगर हम वी निकालना चाहते हैं तो अभी जो थोड़ी देर पहले फार्मूला यूज़ कर रहा था लेंस का, उसी को लगा देंगे। 1/f = 1/v - 1/u। वैल्यूज़ पुट करते हैं, 1/10, 1/v - 1/u। u कितना है, -15। इसके बाद क्या होगा, 1/10 ऐसे ही रहेगा, 1/v भी ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 15 इधर आके माइनस हो जाएगा। 1/10 - 1/15 = 1/v। इत्तेफाक से इसका जो एलसीएम है ना वो भी 30 आ रहा है पिछले वाले की तरह से। 30 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और वहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 में से 2 जाके क्या बचेगा, 1, 1/30 = 1/v। तो इससे पता चलेगा कि v जो है ना वो 30 सेंटीमीटर है, और क्योंकि ये प्लस का है तो इसका मतलब ये पीछे की साइड बनेगा, लेंस के पीछे, ये लेंस है ना तो इसके पीछे की साइड इधर बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन होता है। पॉजिटिव साइन बिहाइंड में होता है, नेगेटिव साइन फ्रंट में होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इमेज इज़ फॉर्म 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड, यानी कि बिहाइंड द लेंस। तो इमेज की पोजीशन पता चल गई है, लेकिन अभी उसका नेचर और उसका साइज़ और ये सब चीज़ें हमें निकालनी है, तो निकाल देते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाना पड़ेगा, और लेंस के लिए होता है प्लस का v/u। तो v जो हमने निकाला वो 30 है, और u हमारे पास पहले से ही है माइनस का 15, तो फाइनली माइनस का 2 आ गया। मैग्नीफिकेशन का नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो अभी क्या है कि इससे दोनों चीज़ें हो गई, एक तो नेचर भी पता चल गया और साथ ही साथ मैग्नीफिकेशन भी पता लग गया है, क्योंकि हमसे पूछा गया था ना मैग्नीफिकेशन कितना है। अब क्या बचा हुआ है, साइज़ बचा हुआ है। तो साइज़ निकालने के लिए ना मैग्नीफिकेशन का जो दूसरा फार्मूला है h'/h, उसे लगा देंगे, और m की जगह पर क्या रख देंगे, -2। h' हमें फाइंड करना है, तो h की जगह पर 2 रख देंगे, 2 की 2 में मल्टीप्लाई होकर h' की वैल्यू आ जाएगी -4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर तो इमेज का साइज़ बता रहा है, और माइनस ये बता रहा है कि जो इमेज है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ ऐसे बनेगी। माइनस साइन हमें ये बताता है। तो वैसे तो अभी हमें इस माइनस साइन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें कोई रे डायग्राम तो बनानी नहीं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में रे डायग्राम बनाने के लिए कहा जाता है तो ये ज़रूरी हो जाता है पता करना कि नीचे की साइड बनेगी इमेज या फिर ऊपर की साइड बनेगी। तो इस तरह से एक और आसान एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी जो चैप्टर का आखिरी टॉपिक बचा ना, पावर ऑफ लेंस, इसे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप यहाँ तक की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अच्छे से इसको समझ लीजिएगा।